बेटा आज हम पढ़ेंगे प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है बेटा? प्रोप्राइटर को हम लोग बेसिकली एक नाम से डिनोट करते हैं, ओनर ऑफ बिजनेस। ओनर ऑफ बिजनेस, ठीक, मालिक है बिजनेस का। मालिक है कौन? व्यापार का। इसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर पर्सन वो है जो बिजनेस के अंदर क्या कर रहा है बच्चे? इन्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे? इन्वेस्ट कर रहा है। और इन्वेस्ट क्या करता है बेटा? मनी। उस मनी को हम लोग, जो भी बिजनेस के अंदर मालिक पैसा इन्वेस्ट करता है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। ये हमने बेसिक टर्म पढ़ी थी। इन बिजनेस एंड लीगल ओनर ऑफ दैट बिजनेस। ये एक तरह से कौन है? लीगल ओनर है, मतलब उसके नाम पे बिजनेस क्या है? रजिस्टर्ड है, उसके नाम पे बिजनेस लिखा हुआ है। काम करने वाला व्यक्ति वही है जिसकी सोच पे ये बिजनेस चल रहा है, जिसने सोचा है और वो सोच के उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। उसे हम बोलते हैं प्रोप्राइटर या फिर ओनर ऑफ कंपनी, ओनर ऑफ बिजनेस। यस, ओके। आगे बेटा हमें बता रखा है द प्रोप्राइटर इज द वन हु स्टार्ट बिजनेस, one who start business and provide funds, means money, and bear all profit and losses, all profit and losses। यहां पे अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉसेस की जगह पे लिख दूं बियर और रिस्क, तो ये भी चलेगा। वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस को भी वो बियर करता है। प्रॉफिट होगा तो उसके लिए फायदा, लॉस होगा तो उसके लिए घाटा। तो रिस्क जो भी है वो उसके हाथ में। दूसरा, वो बिजनेस को फंड्स प्रोवाइड करता है। वो बिजनेस को क्या करता है? फंड्स, मतलब पैसे देता है। उसे हम बोलते हैं प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज अ पर्सन। प्रोप्राइटर कौन है बच्चे? एक तरह से पर्सन है जो बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, जो बिजनेस के सारे रिस्क को झेल रहा है। ठीक, अब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है बेटा इसके अंदर? नंबर वन, जो प्रोप्राइटर होगा वो प्रोवाइड करेगा पैसा, बिजनेस को प्रोवाइड करेगा, है ना। चाहे वो स्टार्टिंग में दे, चाहे वो बीच में पैसे दे। मतलब सपोज करो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, पहले बिजनेस की जरूरत, पैसे की जरूरत बहुत कम थी, मैंने पहले कम पैसे दिए, बाद में बिजनेस में और पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं और पैसे लेके आया। तो उसको बोलते हैं इनिशियल एंड एडिशनल, इनिशियल एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। सेकंड आता है बेटा बियर ऑल रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सारे कर्तव्य, सारे के सारे वो जोखिम वो खुद ही बियर कर रहा है, खुद ही झेल रहा है उनको। ठीक है, और साथ साथ उसको प्रॉफिट मिलेगा या फिर वो लॉस को सफर करेगा। साथ ही साथ बेटा कंट्रोल करेगा ओवर बिजनेस ऑपरेशंस इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। यस, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे छोटा सा आपको एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल में, मिस्टर राकेश स्टार्ट स्टेशनरी शॉप ऑफ रुपीज 2 लाख। 2 लाख रुपए से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया बच्चे। मिस्टर राकेश इज द प्रोप्राइटर। भाई राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया तो राकेश कौन हुआ? प्रोप्राइटर हुआ। 2 लाख रुपए क्या होगी बच्चे उसके लिए? कैपिटल हो गई। एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एनी प्रॉफिट और लॉस इन शॉप मेक्स। उसने जो शॉप बनाई है उसके लिए जो भी है, ये उसके लिए प्रॉफिट एंड मतलब जो बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किया है उसके लिए कैपिटल है, और जो इन्वेस्ट करने वाला है उसे हम बोलेंगे ओनर ऑफ द कंपनी। तो मिस्टर राकेश क्या है? एक तरह से ओनर है या फिर बिजनेस के प्रोप्राइटर हैं, या बिजनेस के प्रोप्राइटर हैं बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन अकाउंटिंग, कैपिटल इक्वल्स टू अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मालिक या प्रोप्राइटर। मालिक या फिर प्रोप्राइटर, जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया बच्चे। इट शो द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये एक तरह से क्या लायबिलिटी है? कैपिटल को हम लायबिलिटी बोलते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है अकाउंटिंग वाइज। हाँ, प्रोप्राइटर को हम कहीं रिकॉर्ड नहीं करते, बट प्रोप्राइटर के बिहाफ पे एक बेसिक टर्म है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल को कौन इन्वेस्ट करता है बिजनेस में? प्रोप्राइटर करता है। प्रोप्राइटर कौन है? जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है। इसकी डेफिनेशन बेटा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कैपिटल को आप प्रोप्राइटर से कनेक्ट कर सकते हो, कैपिटल प्रोप्राइटर को आप कैपिटल से कनेक्ट कर सकते हो। आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन में भी ये बात लिखी है, द प्रोप्राइटर इज अ पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल इन बिजनेस एंड बियर ऑल रिस्क। ठीक है, साथ साथ बेटा क्या लिखा हुआ है? प्रोप्राइटर। हाँ, एक वर्ड और था, प्रोप्राइटर लीगल ओनर ऑफ द बिजनेस, ऑफ दैट बिजनेस। उस बिजनेस का वो लीगल ओनर भी है। ये बात हम पढ़ेंगे, ये बात हमने पढ़ी बेटा प्रोप्राइटर के कंटेक्स्ट में। यस, ओके। नेक्स्ट वर्ड बेटा हमारे पास है डेप्रीशिएशन। क्या है बच्चे हमारे पास? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन को हम थोड़ा सा पहले समझते हैं, फिर इसकी लीगल डेफिनेशन देखेंगे कि एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चे।
तो पहले हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या है, डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है। डेप्रिसिएशन का वो हम बोलते हैं बेटा एक तरह से मूल्य ह्रास, इसको हिंदी में बोला जाता है। साथ साथ इसको बोल सकते हैं लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स की वैल्यू को लूज कर रहे हो अगर आप, तो उसे हम किस नाम से दिखाएंगे बेटा। जैसे कि मैं आपको बोलूं, आपके पास कोई जमीन है बेटा, उसकी वैल्यू है 1 लाख, जमीन बोल रहा हूं सॉरी। आपके पास कोई मशीनरी है बच्चा, आपके पास क्या है, कोई मशीनरी है, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए। ठीक, मशीन की वैल्यू है 1 लाख। 1 साल बाद क्या होता है, उस मशीन की वैल्यू हो जाती है 80,000। कितनी हो जाती है, 80,000। ये इसकी अब नेट वैल्यू है, ये इसकी क्या है, नेट वैल्यू है। तो उस सिनेरियो के अंदर, उस केस के अंदर अब क्या होगा बच्चे, यहां पे 20,000 रुपए, 20,000 रुपए बिजनेस के चले गए, तो इस 20,000 रुपए को हम बोलते हैं बेटा, इस 20,000 रुपए को बोलते हैं हम लोग लॉस। मशीन की वैल्यू क्या थी बच्चे, 1 लाख रुपए। 1 साल बाद मशीन की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 80,000 रुपीज नेट वैल्यू होगी उसकी। तो 20,000 रुपए क्या है आपके पास, एक तरह से लॉस हो गया वैल्यू का। वो लॉस हम बिजनेस में लॉस के नाम पे रिकॉर्ड नहीं करते, उसको हम बोलते हैं इस वर्ड की जगह पर डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डेप्रिसिएशन। क्योंकि बिजनेस के अंदर तो थी मशीन रखी हुई, इसका फायदा किसने लिया होगा, हमने लिया है। तो क्या मैं इसको लॉस मान लूं, भाई लॉस तो तब होगा, मशीन आज है 80,000 रुपीज की और मैंने बेच दी 75,000 की। मशीन आज कितने की है बच्चे, 80,000 रुपीज की, और मैंने इस मशीन को सोल्ड कर दिया 70,000 में। तो अब मुझे लॉस हो रहा है 10,000 रुपीज का। ठीक है, अगर वैल्यू आज प्रेजेंट में आपके पास अवेलेबल है और आज को आप सोल्ड कर रहे हो इतने रुपए की, जितनी वैल्यू थी उससे कम में बेच रहे हो। ठीक है बेटा, यही तो है बेटा बेसिक टर्म्स में जो है, आप एक एक वर्ड को बहुत डिटेल में पढ़ते हो। बेसिक टर्म्स चैप्टर के अंदर आप एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ते हो। सर हम तो लॉस भी तो हाँ बोल सकते हो लॉस, पर ये लॉस अकाउंटिंग वाइज रिकॉर्ड नहीं होता। इसको हम अकाउंटिंग वाइज किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन के नाम पे रिकॉर्ड करेंगे। किसके नाम पे रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन। क्योंकि ये डेप्रिसिएशन मतलब जो बिजनेस के अंदर खर्च हुआ है, जो बिजनेस के वजह से खर्च हुआ है, बिजनेस ने खर्च करवाया है, इसको सिंपल सी बात है हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और आज वैल्यू 80,000 है लेकिन वो सोल्ड हो रहा है 70,000 का, उस सिनेरियो में आपके लिए लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यस और नो, यस। अब हम बात करते हैं बच्चे यहां पे, सबसे पहले और डिटेल पढ़ते हैं इसके बारे में, डेप्रिसिएशन क्या क्या। सबसे पहले इसका मतलब बताया गया है, मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू दी ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये तो गिरने ही गिरने बेटा। आज आप कोई नया फोन परचेज कर रहे हो और नया फोन परचेज करने के बाद क्या कल उसकी वैल्यू सेम रहेगी, आप कहोगे नहीं सर, कल उसकी वैल्यू थोड़ी डाउन हो जाएगी, परसों सर और डाउन हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर और डाउन हो जाएगी। अगर मैं 1 महीने बाद बात करता हूं तो और डाउन हो जाएगी, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू और डाउन हो जाएगी। तो ये क्या है, ग्रेजुअली डाउन हो रहा है कि अप एंड डाउन हो रहा है, ग्रेजुअली डाउन हो रहा है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नंबर 1, अब घट इसके रीजन, मतलब इसकी वैल्यू डाउन होने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, वियर एंड टियर, भाई टूट फूट हो जाना, कुछ उसमें टूट फूट हो जाना। कोई भी चीज आपके पास है, अगर आपने नया फोन लिया है, लेट से उसे आप यूज कर रहे हो बेटा, तो उसमें कोई ना कोई बेटा क्या होगा, टूट फूट हो जाएगी, स्क्रैच हो जाएंगे, डैमेज हो जाएगी, कहीं से डिस्प्ले आपकी क्रैक हो गई, कहीं से कुछ हो गया, बैटरी हेल्थ डाउन हो गई। तो उस सिनेरियो में क्या, वियर एंड टियर, तो नॉर्मल हो गया। आपने कार परचेज की है, तो कार आज आपने परचेज की है, क्या उसकी 1 साल बाद कार की वैल्यू सेम रहेगी, नहीं, वो भी डाउन हो जाएगी। रीजन, उसके टायर घिस गए हैं, है ना, उसकी बॉडी में थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, रस्टिंग हो गई है, या फिर कुछ भी जो भी यूसेज है आपने कर दिया, तो वियर एंड टियर। सेकंड आता है बच्चे पैसेज ऑफ टाइम। कोई नया प्रोडक्ट है, बिल्कुल नया, आपने लिया और सील पैक उसे रख दिया, 2 साल बाद जाके उसे आप ओपन कर रहे हो, कह रहे हो मैं इसको बेचूंगा। हाँ, बशर्ते वो एंटिक पीस ना हुआ हो, लेकिन अकाउंटिंग वाइज तो मैं इसको बोलूंगा पैसेज ऑफ टाइम, समय बीत गया है, समय बीत गया तो उसकी वैल्यू डाउन हुई होगी, उसकी वैल्यू डाउन हो गई होगी। आप आज फोन परचेज करो और उसे 6 महीने बाद अगर आप उसे ओपन करते हो, आप बोलोगे तो नया है, हमने लिया 10,000 रुपीज का, हम तो 10,000 का ही बेचेंगे, पर उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी क्योंकि कंपनी 3 महीने बाद सॉफ्टवेयर अपडेट कर देती है। तो पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, समय बीत गया भाई, काफी सारा तो समय बीत गया, तो भी हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन, इसकी वैल्यू डाउन हो गई है। ऑब्सोलेंस मतलब होता है जब फैशन से आउट हो जाए। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, अगर
सपोज करो आप में से किसी को भी, किसी के घर में भी अगर अवेलेबल है अभी इस समय पे, अगर वो नया का नया है, बिल्कुल बॉक्स ओपन भी नहीं है, उसकी अनबॉक्सिंग भी नहीं हो रही उसके बच्चा, तो भी उसकी वैल्यू क्या है, आज जीरो है। रीजन, वो फैशन से आउट है बच्चे, वो फैशन से क्या हो गया, आउट हो गया, उसे कोई नहीं पूछ रहा, तो भी क्या उसकी वैल्यू, लेट से वो आपको मिला था 5,000 रुपीज में, आज की वैल्यू क्या है, जीरो। जीरो क्यों कहेंगे उसे हम लोग, ऑब्सोलेंस होगी, फैशन से आउट हो गया, फैशन से क्या हो गया, आउट हो गया, मतलब आउटडेटेड है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, आउटडेटेड है। जैसे कि अगर आपको आज आज जो है आईफोन 14, 15, 16 का जमाना है, आपको आईफोन कोई फर्स्ट वाला दे दे, बोले ये लो मैं आपको इतने रुपए में दे रहा हूं, आप उसे मना करोगे, बोलोगे ये वाला आईओएस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत पुराना हो चुका है, मींस ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट हो गया, क्या हो गया, ऑब्सोल्यूट हो गया, आउटडेटेड हो गया है, तो भी उसकी वैल्यू क्या होगी, डाउन होगी। उस सिनेरियो में भी क्या है, डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे हम लोग। या फिर चौथा रीजन आता है बच्चे, अब चौथा रीजन हमारे पास आता है कि एक्सीडेंट हो गया या डैमेज हो गई किसी भी कारणवश, किसी भी, कोई नया प्रोडक्ट है, बिल्कुल नया है, कोई भी आदमी शोरूम से लेके जस्ट निकला है और सामने जाके उसने कहीं पे उसको ठोक दिया, तो ऐसे में क्या होगा, वो एक्सीडेंट है, क्या उसकी वैल्यू वही रहेगी। आपने मतलब कोई और पर्सन है, उसने एक नई कार परचेज की बच्चे, नई कार लेने के बाद वो जैसे ही शोरूम से बाहर निकला, सामने उसने बेटा डिवाइडर पे या फिर फुटपाथ पे कहीं पे जाके भी गाड़ी को ठोक दिया, तो उस सिनेरियो में अगर वो 10 लाख की कार लेके निकला है, तो उसकी कार की वैल्यू अभी 10 लाख होगी, हम कहेंगे नहीं होगी, उसकी कार की वैल्यू डाउन हो चुकी होगी जैसे उसने जाके ठोका। तो उस सिनेरियो में क्या है, हम भी उसको डेप्रीशिएशन के नाम पे रिकॉर्ड करेंगे। किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रीशिएशन। 10 की कार थी, अब उसकी कार की कीमत, डिपेंड करता है कि सामने वाला उसकी वैल्यू कितनी लगाएगा, वो कहेंगे हम तो 5 लाख देंगे, क्यों, क्योंकि अब तो 5 लाख की है, नहीं तो आपको लगता है तो आप बेच दो जा करके, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, से हाफ होगी। कोई कह रहा है मैं उसके 8 लाख रुपए दूंगा, क्यों, 2 लाख रुपए कम क्यों देगा, अभी तो जस्ट निकली है भाई, भाई वेयर एंड टेयर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसे किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रीशिएशन। क्या बोलते हैं हम लोग, डेप्रीशिएशन। कई लोग इसको बोलते हैं सेकंड हैंड हो गया। सेकंड हैंड का मतलब क्या होता है बेटा, सपोज करो मुझे अगर शॉपकीपर ने इस हाथ में दिया है, तो ये फर्स्ट हैंड है, और फिर मैंने इस हाथ में रख दिया तो सेकंड हैंड हो गया क्या, सेकंड हैंड नाम की कोई चीज नहीं होती, सेकंड हैंड तो हमने बनाया अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, एक्चुअल में डेप्रिसिएशन वर्ड ही होता है, डेप्रिसिएशन वर्ड। अब देखो डेप्रिसिएशन को मैं किस किस वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूं, नॉर्मल वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस, या फिर एक्सीडेंट और डैमेज के कारण। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं जिनकी वजह से एक्चुअल में किसी चीज पे डेप्रिसिएशन लगता है। ओके, अब आगे हम बात करते हैं, इट इज द मेथड एलोकेट कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एक असेट कैसे यूज हुआ आपके बिजनेस में, उसकी पूरी लाइफ को जब हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं तो उसे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसे पार्ट टू पार्ट डिवाइड कर देते हैं, पार्ट टू पार्ट उसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि भाई जैसे कि मान के चलो बेटा, एक ट्रेवल एजेंसी है, वो कैसे अपनी टिकट फेयर निकालती है, मतलब जो टिकट का जो प्राइस है वो कैसे निकालती होगी भाई, उसमें जो आपका फेयर कैलकुलेट होता है, उसमें वो उस बस का या उस कार का वो डेप्रिसिएशन भी ऐड करते हैं, बहुत छोटा सा पर डेप्रिसिएशन ऐड होता है। इससे क्या होता है कि जो सामने वाले पर्सन को मैंने अभी सर्विस दी है, तो उसमें मेरा पेट्रोल खर्च नहीं हुआ, मेरे जो ड्राइवर है उसकी वेजेस नहीं गई, उसमें टैक्स टोल ये सब चीजें नहीं थी, उसमें एक वर्ड और था, वो था डेप्रिसिएशन। क्योंकि ये कार मैंने चलाई क्यों, इस पैसेंजर के लिए चलाई थी, इस पैसेंजर ने अपना पर्पस पूरा किया, मुझे पेमेंट कर दी, लेकिन जब कार कल को खत्म हो जाएगी हमारी, तो बेटा उसके पैसे कौन देगा, तो उसको भी बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। इस मेथड से भी रिकॉर्ड होती है कि भाई ये एक्चुअल कॉस्ट बताता है चीजों के बारे में, ये एक्चुअल में जो चीजें बनी हैं हमारे पास उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंस है, एक तरह का लॉस है, लेकिन इसको हम लोग लॉस एक्सपेंस ये पे कौन करता है, ये तो कंपनी पे करती है ना, लेकिन इसको रिकॉर्ड कहां करेंगे हम लोग, तो इसके नाम पे हम लोग कस्टमर से पैसे लेते हैं, बट कस्टमर को नहीं बताएंगे ये बात की बात, इस चीज को तो हम लोग कभी शो नहीं करते कि डेप्रिसिएशन हो गया, हम बोलते हैं एक्सपेंस हो गए, उस एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन पक्का पक्का ऐड हो रखा होता है, और वो डेप्रिसिएशन कोई किसी को नहीं देता है, सामने वाले को हम कभी पे नहीं करते, वो कंपनी अपने पास रख लेती है कस्टमर से लेकर के, और उसका एक रिजर्व बना के रखते हैं अपने पास, और जब मशीन कल खराब होगी तो उस रिजर्व में से सारा पैसा निकाल विड्रॉ करके हम नई मशीन खरीद के ला सकते हैं। नहीं तो कंपनी के लिए क्या होगा, बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, कंपनी के लिए क्या होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा। तो उस सिनेरियो में भी क्या है बच्चे, डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक तरह से, बोलते तो हम इसको लॉस है, बोलते उसको एक्सपेंस है, पर एक्सपेंस और लॉस अगर दूसरे सिनेरियो से देखो तो एक्सपेंस लॉस नहीं है, ये बिजनेस के लिए एक तरह से क्या है, इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से ये हमारे लिए एक गुल्लक का काम कर रहा है, उस गुल्लक में हम बस पैसे डालते जा रहे हैं,
और वो पैसे आपके एक समय बाद इकट्ठे हो जाएंगे और सामने वाली पार्टी से पैसे लेने लायक हो, आप एटलीस्ट उनसे ये बोल पा रहे हो कि मशीन पर डेप्रेशन लग गया। उसे कहाँ पता भाई इतना कुछ, उसे तो इतना पता है कि भाई खर्चा आया है, अच्छा खर्चा आया, ठीक है ये लो। मेरी बातें कुछ आपने कंसिडर की बच्चे की होंगी तो वेरी गुड। अब आगे चलते हैं हम लोग बच्चे। अब जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या, इफ अ मशीनरी इज बॉट फॉर रुपीज 1 लाख एंड इज टू बी यूज 10 ईयर्स, उसे हमने 10 साल तक इस्तेमाल किया। एक मशीन मैंने 1 लाख रुपए की खरीदी और 10 वर्ष तक मैंने उसको इस्तेमाल किया है, ठीक। एवरी ईयर 10,000 चार्ज। सर एवरी ईयर 10,000 चार्ज कैसा है भाई, मशीन की कीमत कितनी है बच्चे, सर 1 लाख रुपीज। उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 10। तो 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ है। एक उसकी मशीन की कीमत कितनी है, 1 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लिखने वाले हैं इसी अमाउंट को इस तरह से, रुपीज 10,000 पर ईयर। ये पर ईयर कहां से आया, ईयर का यहाँ पे आगे पर मतलब डिवाइड में ही है। तो एक साल में कितना डेप्रेशन लग गया है, 10,000। एक साल में कितना डेप्रेशन लग गया है मशीन पे, 10,000। इसको हम इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं बच्चे, ठीक। अब 10 साल बाद क्या होगा, मशीन आपकी लूज मतलब पूरी तरह से अकाउंटिंग वाइज उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन आप तो खर्चा निकाल के साइड पे कर रहे थे, वो खर्चा दिया किसको हमने, कौन सी पार्टी थी जिसको मैंने पैसे दिए, सेकंड पार्टी कौन है, कोई नहीं होती, वो कंपनी बस अपने पास निकाल के रख लेती है। निकालने के बाद क्या होता है कि ये एक तरह से रिजर्व का काम करता है और 10 साल बाद क्या होगा, 10,000 रुपए के रेट से हमारे पास अगेन 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे और हम नई मशीन दोबारा परचेस कर सकते हैं, ठीक है। बस ये बोल सकते हैं एक तरह से मेथड है एसेट्स को दोबारा दोबारा रिन्यू करने का। आफ्टर 1 ईयर बुक वैल्यू बिकम 90,000। भाई अगर मान के चलो आज आपके पास 1 लाख की मशीन है, आपने यूज कर लिया, 10,000 रुपए डेप्शन लग गया, तो अब उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी बच्चे, अब उसकी वैल्यू रह जाएगी एक साल बाद कितनी, सिर्फ और सिर्फ 90,000 रुपीज। क्यों, क्योंकि 1 लाख की मशीन थी बच्चे, उसमें से 10,000 रुपए चला गया, अब मशीन की कीमत कितनी बची है, मात्र और मात्र कितनी, 90,000 रुपए। कितनी बची बच्चे, 90,000 रुपए। मेरी बात यहां तक क्लियर है, यस सर। अब एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, वो डेफिनेशन को पढ़ लीजिए। डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो बेटा जो अभी हमने पीछे डिस्कस की है वही सारी है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स बिकॉज यूसेज, एफ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस या एक्सीडेंट के कारण, ठीक है। और इसमें एलोकेट करते हैं कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स ईच ईयर अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से एंड एक्सपेक्टेड यूजफुल इस लाइफ, ठीक है, सिंपल सी बात है। सेकंड इसमें रीजन फॉर चार्जिंग डेप्रेशन, तो भाई हम लोग चार्ज क्यों करते हैं डेप्रेशन, डेप्रेशन निकालने में रीजन क्या क्या है। पहला भाई एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा, एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा। अब मान के चलो आपके पास नई नई कार आई है और आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में उसको लगा के चल रहे हो, तो आप तो कभी उसका डेप्शन निकालोगे ही नहीं। बस फर्स्ट ईयर क्या देखोगे आप, फर्स्ट ईयर या फर्स्ट मंथ में आप क्या देखोगे, भाई मेरे को इतनी अर्निंग आ गई, भाई वो मशीन आपकी यूज भी तो ही है, उसमें मशीन में घिसावट भी तो ही होगी, एक समय बाद वो रिपेयर भी तो मांगेगी, क्या उस रिपेयर का पैसा नहीं लोगे आप सामने वाले से, उस रिपेयर का पैसा भी आप लेते हो। तो ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट आपके पास बेटा वो पता लगेगा आपको ट्रूली कि एक्चुअल में हमारी कंपनी का प्रॉफिट कितना है। जब पूरी कॉस्ट आप बता पाओगे, पूरी आप एक्सपेंस बता पाओगे, तभी तो आप प्रॉफिट भी एग्जैक्ट निकाल पाओगे। तो डेप्रिसिएशन इज द मेथड टू असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर बिजनेस। इट शो ट्रू वैल्यू ऑफ असेट्स, ट्रू वैल्यू ऑफ असेट्स, एक्चुअल में असेट्स की वैल्यू कितनी है उसके बारे में बताता है। साथ में जो बात अभी हम कर रहे थे, इट प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट्स, साथ ही साथ ये मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से चलता है। सर ये क्या नया बता दिया आपने, अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे बच्चे, तो उसमें हम पढ़ेंगे मैचिंग, क्या पढ़ेंगे, मैचिंग प्रिंसिपल, तो वहां जाके समझेंगे इसको। फिर की फीचर्स क्या है बच्चे, की फीचर्स इसके डेप्रिसिएशन के एक्चुअल में की फीचर्स क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, नॉन करंट एसेट्स, जिसको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, क्या बोलते हैं, टेंजिबल। सर ये टेंजिबल पे लगता है, नहीं बेटा इंटेंजिबल पे भी लगता है, लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स पे उनके नाम चेंज हो जाते हैं, उनके डेप्रिसिएशन वर्ड ना बोल के इसको फिर हम बोलते हैं एमोर्टाइजेशन, क्या बोलते हैं, एमोर्टाइजेशन। सर ये अभी है हमारे कोर्स में, बस आप जान लो उसको, बुक के अंदर रेफरेंस तो है एमोर्टाइजेशन का भी। एमोर्टाइजेशन होता है, डिप्लीशन हो सकता है, ऐसे आठ भाई हैं टोटल इसके, कितने भाई हैं इसके डेप्रिसिएशन के, 8 भाई हैं, 8 तरीके से लगता है हमारी कंपनी में। लेकिन फिलहाल हमारी बुक के अंदर सिर्फ डेप्रिसिएशन है, सिर्फ क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है, टेंजिबल एसेट्स के ऊपर, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर लग सकता है। ये एक तरह से क्या है, नॉन कैश, हम किसी को सामने वाले को पे नहीं करते इसके लिए, और नो एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ मनी, इसमें एक्चुअल में नहीं जाता। हाँ इसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्या मानते हैं बच्चे भी, डेबिट साइड पे शो करते हैं। और मैंने आपको बताया कि डेबिट साइड में हम लोग क्या लिख रहे होते हैं बेटा, सारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिख रहे होते हैं,
ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जितने भी हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस उनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और इससे क्या होता है, वैल्यू ऑफ असेट्स टू बी रिड्यूस, एंड बैलेंस शीट में इसको रिड्यूस वैल्यू को शो करते हैं, जो घट जाती है वैल्यू वो दिखाते हैं हम लोग। ठीक है बच्चे, यस सर। ये हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन। क्या पढ़ा बच्चे हम लोगों ने आज? ये अभी पढ़ा है डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है बच्चे? इसे हम लोग कॉक्स के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप अभी तो इसको बस समझ लो, लेकिन आगे जाके ये आपको हेल्प करने वाला है। आप इसको अकाउंटिंग वाइज भी रिकॉर्ड करोगे और ये अभी भी आपके पीछे रहेगा, मतलब 11th क्लास में भी आपके साथ साथ ये, और 12th में भी आप इसको समझोगे बेटा। 12th में भी पढ़ना पड़ेगा, 11th में भी पढ़ना पड़ेगा, और आगे आप फर्दर स्टडीज करते हो तो कॉक्स तो हर जगह पे रहता है। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बेटा डेफिनेशन वाइज पहले बात कर लेते हैं इसमें। ये एक तरह से क्या डायरेक्ट कॉस्ट है। क्या है बेटा? कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है। कॉस्ट हमने डिस्कस किया था पीछे भी कि कॉस्ट एक्चुअल में क्या होता है। कॉस्ट बिजनेस के लगने वाले सारे एक्सपेंसेस का टोटल है। कॉस्ट जो एट्रीब्यूट्स किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में जो चीजें एक्सपेंसेस हुई हैं आपके पास, जो जो आपने खर्चे दिए हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट की टोटल निकलती है एक्सपेंसेस, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट। अब प्रोडक्ट को बनाने में दो तरीके से खर्च होता है बेटा, एक होता है डायरेक्ट वे में, एक होता है इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट मतलब होता है कि उसको सामान को बनाने में एक्चुअल में आपने डायरेक्टली कितना 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 अमाउंट लगाया। जैसे एक शर्ट अगर आप बना रहे हो तो शर्ट में आपका कपड़ा लगा होगा, लेबर कॉस्ट लगी होगी उसमें, मतलब लेबर कॉस्ट मतलब स्टिचिंग चार्जेस लगे होंगे, साथ में आपका कपड़ा हो गया, साथ में थोड़ी बहुत जो भी मतलब लाइटिंग वगैरह इस्तेमाल हुई होगी। ठीक है, तो तीन एक्सपेंस को मिला लो आप, तो क्या बन गया बेटा उसके अंदर? वो डायरेक्ट कॉस्ट है। क्या उसकी? वो डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन क्या वो शर्ट मतलब सपोज करो टेलर ने बनाया, टेलर ने बना करके शर्ट को साइड में रख दिया, क्या वो सोल्ड हो जाएगी शोरूम में? नहीं होने वाली। अब वो क्या करेंगे, उसमें से जो भी उसके एक्स्ट्रा थ्रेड्स होते हैं, एक्स्ट्रा धागे होते हैं, उनको कट करेंगे, देन उसको फिर वो वॉश करवाएंगे, फिर उसके बाद क्या कराएंगे, उसमें कलरिंग कराएंगे, तो उसमें कलरिंग, उसके बाद उसकी प्रेसिंग होगी, उसके बाद उसकी पैकेजिंग होगी, उसके बाद उसकी लेबलिंग होगी, देन वो ट्रांसपोर्ट होगा, फिर वो शोरूम में पहुंचेगा। शोरूम में ऐसा नहीं कि अंधेरे शोरूम में जाके उसको टांग देंगे हम लोग, नहीं, अब उसमें लाइटिंग करवाएंगे, एक सेल्समैन को रखेंगे, शॉप भी हम लोग परचेज करेंगे, उसका इंटीरियर करवाएंगे, उसके बाद जाके वो सामान आपकी शर्ट जो है सोल्ड होगी अच्छे प्राइस पे। तो इतना सारा खर्चा हुआ शर्ट बनने के बाद, उन सारे खर्चों को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। शर्ट बनने तक जो खर्चे होते हैं, शर्ट को बनाने में एक्चुअल में जो खर्च हुआ है उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। शर्ट बनने के बाद उसको बेचने के लिए जो सारे खर्चे कर रहे हो आप, वो सारे आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बच्चे हो? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी इसके ऊपर भी हम लोग अच्छी खासी डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल अभी मैंने आपको थोड़ा ऐसी बता दिया कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। डायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड टू प्रोड्यूस एंड परचेज गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड दी अकाउंटिंग पीरियड। भाई जो भी उसने सामान बनाया, अब उसे वो क्या कर रहा है, बेच रहा है अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं कॉग्स। ठीक, इसके अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड करते हैं? रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ठीक है, फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को बच्चे आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ये फॉर्मूला बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हम फॉर्मूला बोलते हैं इसका, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये इसका फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको कॉक्स के बारे में थोड़ा उसने एक न्यूमेरिकली समझा दिया ऐसी। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी बेटा? 20,000 रुपए। एक्सपेंसेस सॉरी परचेज कितने के आपके पास? 50,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्चुअल में कितने पे किया आपने? 5,000। और आपके पास रिमेनिंग स्टॉक कितने का है? 15,000। तो अब आप क्या बोलोगे बच्चे यहाँ पे? कॉक्स हमारे पास सीओजीएस कितने रुपए का है, तो हम बताएंगे उनको ओपनिंग, फॉर्मूले में बता रहा था ओपनिंग, ओपनिंग कितने का बच्चे? 20,000 रुपए का। ओके, प्लस परचेज, परचेज कितने के बच्चे हमारे पास? हम बोलेंगे यहाँ पे 50, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के बच्चे हमारे पास? 5,000, 5,000। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 15,000। तो एक बात बताइए मुझे आप, 20,000 50,000 इज 70,000 प्लस 5,000 75,000। 75,000 में से अगर हम लोग उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 60,000। 60,000 एक्चुअल में क्या आपके लिए कॉग्स है ना, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर ये तो थोड़ा सा डेप्थ में हो गया बेटा, डेप्थ में नहीं है, आपको अब धीरे धीरे करके अपने माइंड को ऐसा मेकअप करना पड़ेगा कि अच्छा हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग में ये नहीं है जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, थ्योरी थ्योरी थ्योरी। थ्योरी नहीं है, थ्योरी बेटा बेस है किसी भी चीज को करवाने का।
आप कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो बेटा, पहले आपको उसकी थ्योरी ही पढ़ाई जाएगी, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल कराया जाएगा। सीधा अगर मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आप बहुत सारे टर्म्स पूछोगे, सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। उन सबसे बचने के लिए हम पहले चैप्टर 2 को स्टार्ट किया बेटा हमने। उससे पहले चैप्टर 1 पढ़ा, अकाउंटिंग है क्या, तो पहले आपको वो चीज समझाई। फिर अकाउंटिंग में करनी किस टर्म से हमने आपको वो बताया। फिर हम आगे धीरे धीरे चलते जाएंगे, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, फिर हम प्रैक्टिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। ये क्या होगा बेटा, आपका बेस बिल्डिंग के साथ आप चल रहे हो, बेस बिल्डिंग पूरी पूरी आपका बेस पूरा बिल्ड हुआ, देन उसके बाद आपने आगे प्रोसीड किया है बेटा। ठीक है, तो अगर आप वीडियोस को देखोगे तो बेटा इसी सीक्वेंस में देखना, ये नहीं कि आप वीडियोस को स्किप करके दूसरे पार्ट को, उसमें क्या होगा कि आपका बहुत सारा प्रीवियस जो भी है वो सब कुछ रह जाएगा, जिससे फिर आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डेप्रिसिएशन के अंदर भी, अब यहाँ पे देखो वर्ड आया ये कॉस्ट। ये कॉस्ट क्या है, हमने कॉस्ट को डिफाइन किया हुआ है। कॉस्ट एक्चुअल में क्या होता है, एक्सपेंस क्या है वहां डिफाइन किया हुआ है। तो सारे वर्ड्स को जब आप पढ़ोगे बेटा तो आपको अच्छी से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अच्छा इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। हमने आपको बताया था, याद होगा तो ओपनिंग स्टॉक के बारे में हमने हमने आपको स्टार्टिंग में बताया। अगर आप जाके देखो स्टॉक के अंदर बता रखा है ये पॉइंट, आपको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में डिफाइन कर रखा है। तो ये पढ़ना जरूर बेटा, इनको पढ़ोगे तो आपको ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। परचेजेस क्या होता है आपको ये बता दिया हमने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बताया। वैसे हमारे मतलब कोर्स कंटेंट के अंदर नहीं आता डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, बट एक्सपेंस हमने पढ़ा था, एक्सपेंस हमने पढ़ा। तो ये सारे वर्ड्स को आप पढ़ो बेटा, अच्छे से पढ़ो। जब आप सारे वर्ड्स को अच्छे से पढ़ोगे तो ये रहेगा आपके लिए आगे जाके अकाउंटिंग में अंदर जितनी भी टर्म्स आएंगी उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे, आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी बच्चे। मेरी बातें क्लियर है बच्चे आपको? यस सर, ओके।